बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम आज आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना पेन उठाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दें और एनसीईआरटी रेफर करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं which obey Raoult's law under all conditions या which obey Raoult's law under all ranges of concentration। मतलब कंसंट्रेशन में वेरिएशन करने से राउल्ट लॉ जो है वो अगर ओबे करना बंद कर दे तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, और अगर राउल्ट लॉ को फॉलो करते रहें कंसंट्रेशन के बदलाव से भी तो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो किस तरीके से है जो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड है हमारे पास इन कंटेनर्स के अंदर। मान लो दिस इज द फर्स्ट कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास ए लिक्विड है, दिस इज द सेकंड कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास बी लिक्विड है, ठीक है ना। एंड दिस इज द थर्ड कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास ए और बी दोनों लिक्विड मिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास ए और बी दोनों लिक्विड मिक्स है, ठीक है ना। और मान लो कि इन कंटेनर्स को हमने क्लोज रखा हुआ है। क्लोज रखने का मतलब है कि हमने बेसिकली वेपर्स को एनालाइज करने के लिए इन कंटेनर्स को क्लोज रखा हुआ है, ठीक है। अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने कंटेनर्स को क्लोज रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज कि जो ए है उसके अंदर मान लो कि ये ए और ए है, मान लो कि ये बी और बी है, और मान लो कि ये ए और बी है। ये जो कंटेनर है इसमें हमने ए और बी दोनों को मिक्स किया है। मान लो ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है पेपर, मान लो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये कंटेनर अ लिटिल बिट बड़ा लेके और हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास बना लेंगे, राइट गाइस। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड के आसपास बना लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली दोनों को मिक्स करके आप 100 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड बना रहे हो। आप समझ पा रहे हो ना। अब देखो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाता हूं कि मान लो कि ये मेरे पास बेंजीन है, मान लो कि मेरे पास ये टोलुइन है। बेंजीन और टोलुइन से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। मान लो कि हमारे पास टोलुइन है, तो बेंजीन और टोलुइन को जब मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेंजीन प्लस टोलुइन बनेगा। तो मैं फॉर्मूलास लिख रहा हूं C6H6, ये है बेंजीन, और प्लस C6H5NCH3, ऊपर CH3 लगा हुआ है, मतलब टोलुइन है। मतलब हमने मिक्स कर दिया है इस कंटेनर के अंदर, तीसरे कंटेनर के अंदर। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। अब इन तीनों कंडीशन में गौर से देखेंगे तो मान लो कि इस वाले कंटेनर में पहले जो वेपर बनी वो ये बनी। वेपर्स को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है। मान लो इस वाले कंटेनर के अंदर जो वेपर्स बनी है वो इस तरीके से बनी है, ठीक है। और मान लो तीसरे कंटेनर के अंदर जब इन दोनों को मिक्स किया तो डेफिनेटली ये बेंजीन है और ये टोलुइन है, तो इस कंटेनर के अंदर बेंजीन और टोलुइन दोनों होंगे और दोनों की वेपर बनेगी। तो बेंजीन और टोलुइन दोनों की वेपर बनी। ये क्रॉस वाली टोलुइन की वेपर है और डॉट वाली बेंजीन की वेपर है। यहां तक क्लियर सब लोगों को। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि राउल्ट लॉ क्या कहता है, ये जो है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। इन दोनों को मिलाया और इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की, तो राउल्ट लॉ क्या कहता है। राउल्ट लॉ हमने पढ़ा था कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है ना। वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो, गौर से देखो, अगर ये सॉल्यूशन आइडियल है तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दिस इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि वेपर प्रेशर इन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं SOLN लिखूंगा शॉर्ट में। वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मेरे पास अगर प्योर स्टेट में जो भी वेपर बनी थी यहाँ पे, उसको मैंने अगर P0A बोला, ठीक है। प्योर स्टेट में एक ही वेपर इसलिए P0A बोला, प्योर स्टेट में जो भी वेपर बनी इसको P0B बोला। तो मुझे बताओ दोनों को मिक्स करने पे एक सोल्यूशन बना। मान लो कि ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करने पे एक सोल्यूशन बना। तो जब सोल्यूशन बना तो टोटल प्रेशर क्या बनेगा बच्चों? आप बोलोगे सर P of A plus P of B। अब आप बोलोगे सर नॉट कहां गए, जो ऊपर नॉट लिखे हुए थे? ये नॉट होते हैं प्योर स्टेट में, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में। जब मिक्सचर होता है ना तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट की बजाय पार्शियल प्रेशर होते हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय A when there is a mixture of A and B। पार्शियल प्रेशर ऑफ B का मतलब है प्रेशर एक्सर्टेड बाय B when there is a mixture of A and B। अब देखो गौर से,
तो हम बोलेंगे कि इन आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि P total is equals to P of A plus P of P। तो पहली कंडीशन जो है वो P total is equals to P of A plus P of B बनी, और इस कंडीशन को अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें P of A is equals to होता है P naught A x A, और इसमें P of B जो होता है वो होता है P naught B x B। एक्चुअली ये वाला जो लॉ है डाल्टन्स लॉ है, और ये वाला जो लॉ है वो राउल्ट्स लॉ है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये डाल्टन्स लॉ है, ठीक है ना, और ये राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ है। अब ये राउल्ट्स लॉ इसमें लगा दें, P of A की वैल्यू और P of B की वैल्यू, तो देखो क्या बनेगा, P total is equals to P naught A x A plus P naught B x B। गौर से देखो, मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट की और मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। जब ऐसा किया तो ये डाल्टन लॉ और राउल्ट लॉ दोनों मिलके राउल्ट लॉ का एक्सप्रेशन बन गया, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आइडियल कंडीशन में ये सब कुछ फॉलो अप होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि राउल्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है बेंजीन और टॉल्यूइन के मिक्सचर में। अब ये किसी भी रेंज में एप्लीकेबल है। रेंज में एप्लीकेबल का मतलब है कि बेसिकली अगर आप बेंजीन को बढ़ाओ या टॉल्यूइन को बढ़ाओ, किसी एक कंपोनेंट को बढ़ाओगे दूसरे को घटाओगे, तो ये फॉलो करेगा ये सारा हिसाब किताब। अब देखो इसका दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि बेसिकली डेल्टा मिक्सिंग V मस्ट बी, अगर ये सॉल्यूशन आइडियल है, अगर बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर आइडियल है, तो डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी 0। डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी 0 का मतलब अगर A कंपोनेंट 50 सेंटीमीटर क्यूब है, या A कंपोनेंट की वेपर 1 लीटर A लिया है और उसकी वेपर 50 सेंटीमीटर क्यूब बनी है, और B कंपोनेंट की भी वेपर अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब बनी है, ठीक है ना, और मान लो दोनों को 1 लीटर लिया है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर इसको 50 सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब वेपर है, 50 सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिया है और इसकी भी 50 सेंटीमीटर क्यूब वेपर है, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 प्लस 50 101 आ जाए या 100 पॉइंट समथिंग आ जाए। वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बोलोगे वो कैसे बढ़ेगा? एक्चुअली 0.0001% भी वॉल्यूम बढ़ या घट सकता है जब सॉल्यूशन आइडियल ना हो, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो अब अभी समझो कि डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हो गया, समझ पा रहे हैं सारे लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और तीसरी जो शर्त है वो क्या है? तीसरी शर्त है हमारे पास कि डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0, सॉरी delta mixing H is equals to 0, which means reaction should be non-thermic। अब आप बोलोगे सर नॉन थर्मिक कंडीशंस क्या होती हैं? नॉन थर्मिक कंडीशन का मतलब है कि जब आपने इस कंटेनर को इस कंटेनर में मिलाया, यानी कि A को B में जब मिलाया, तो उनके बीच में बॉन्ड्स नहीं बनने चाहिए, और अगर बनेंगे तो वो वैसे ही बनने चाहिए जैसे कि पुराने बॉन्ड थे। फिर से समझो, अगर मैंने बेंजीन और टॉल्यूइन को मिलाया और अगर बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच में बॉन्ड मजबूत बने तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और आपको पता है एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, और अगर एक्सोथर्मिक हुई तो डेल्टा H विल बी नेगेटिव। या फिर मैं ये कहूं कि दोनों को मिलाया और उनके बॉन्ड्स पुराने बॉन्ड्स के मुकाबले मजबूत के बजाय कमजोर पड़ गए, कमजोर पड़ेंगे तो इसका मतलब एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा। उसके भी बारे में बताऊंगा, डेविएशन के बारे में बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। तो आप ध्यान रखना कि अगर दो कंपोनेंट को मिलाया, जैसे वाटर को वाटर में मिलाते हैं, तो 1 लीटर वाटर को 1 लीटर वाटर में मिलाओगे तो डॉट 2 लीटर वाटर बनेगा, और ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज वाटर के को में मिलाने पे, वाटर 1 लीटर दूसरे लीटर वाटर में मिलाने पे इंटरेक्शन ना तो बहुत स्ट्रांग बनते हैं ना बहुत वीक होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे, मतलब। लेकिन वाटर सोल्यूशन नहीं है, वो तो प्योर सॉल्वेंट है। जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आया आप लोगों को बेंजीन और टॉल्यूइन। और इसकी चौथी कंडीशन क्या है कि बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B, मतलब इसके इंटरेक्शन और इसके इंटरेक्शन मस्ट बी सिमिलर टू दैट ऑफ AB। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जब इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करोगे ना, तो मिक्स करने के बाद इन दोनों कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन वैसे ही होने चाहिए जैसे कि इंटरेक्शन इनमें थे पहले। मतलब जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया कि अगर वाटर को वाटर में मिक्स करते तो क्या इंटरेक्शन में बदलाव आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन अल्कोहल को वाटर में मिक्स करोगे तो इंटरेक्शन में बदलाव आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइप की स्पीशीज है। तो यहाँ क्या है कि बेंजीन और टॉल्यूइन
बिल्कुल एक जैसे सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर वाले कंपोनेंट्स हैं, तो जब इन दोनों को मिक्स करते हो ना तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो दोनों सेम ही हैं, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं ना तो कमजोर पड़ते हैं ना मजबूत बनते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड्स बिटवीन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर interactions between AA and BB must be similar to that of AB, must be similar to that of AB। कोई शक किसी को? क्लियर है सब लोगों को? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे कि सर और कोई एग्जांपल है इसका, तो मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। N-hexane 1 2 3 4 5 और 6 and N-heptane 1 2 3 4 5 6 and then 7. This is N-hexane and this is N-heptane. This is benzene, this is toluene. इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन could also be another example। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलता है कि सॉल्यूशन आइडियल है? ऐसे पता चलता है कि जब ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हों, तो स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। तो एक बार और ओवरव्यू समझ लें बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। जब कभी भी हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, जब दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, अगर उसके ऊपर बनी हुई वेपर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनके ऊपर बनी हुई वेपर के सम के बराबर हो, तो इसका मतलब वो ये कंडीशन इनके राउट लॉ को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए, मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम में बदलाव नहीं आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, मिक्सिंग के दौरान ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए और ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, नॉन थर्मिक कंडीशंस होनी चाहिए। और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इसके इंटरेक्शन बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, ताकि जब इनको मिलाओ तो बेसिकली आपस में जो नए इंटरेक्शन बन रहे हैं एबी के, ए बीबी और एबी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि बेसिकली दो कंपोनेंट को मिक्स करने पे जब रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है, तो अगर उसकी वेपर उतनी ही बने जितनी की पहले बन रही थी इंडिविजुअल कंपोनेंट की, मतलब कि 50 सेंटीमीटर क्यूब इसकी, 50 सेंटीमीटर क्यूब इसकी, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वेपर बने। समझ आ रहा है? और वॉल्यूम में बदलाव ना आए और ना तो हीट रिलीज हो ना ही हीट एब्जॉर्ब हो, यानी कि राउल्ट लॉ को ओबे करे। वेपर नहीं बदलाव आएगा तो बेसिकली इसको फॉलो करेगा। तो अगर ये सारी चीजें फॉलो करे तो वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में डाले जाएंगे। अब इसके अंदर ग्राफ देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस का। तो ग्राफ किस तरीके से देखा जाएगा? ग्राफ को एनालाइज करने के लिए हम इसको इस वाली कंडीशंस को हटा रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि ग्राफ को किस तरीके से देखना है। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ देखें तो बहुत इजी होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही ग्राफ है जैसे हमने राउट लॉ को पढ़ा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए एग्जांपल पढ़ा था राउट लॉ का, वैसे ही है। और ये दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों वेपर बनाने चाहिए, ये मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। तो ग्राफ कैसा आएगा? बहुत इजी है ग्राफ। ग्राफ में हमने क्या करना है, दो कंपोनेंट है, मान लो कि ये कंपोनेंट है प्योर ए, तो सारी की सारी वेपर ए ने बनाई। मान लो कि ये कंपोनेंट है प्योर बी, तो सारी की सारी वेपर बी ने बनाई। और मान लो कि ये बी है और ये ए है, और मान लो कि बी का अमाउंट ज्यादा है तो वो ज्यादा वेपर बना रहा है, और ए का अमाउंट कम है तो वो कम वेपर बना रहा है। और मान लो कि दोनों को मिक्स किया, तो बेसिकली ग्राफ किस तरीके से आएगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ ऐसा है कि x ऑफ b, मोल फ्रैक्शन ऑफ b यहां पे होगा 0। मतलब जब b 0 है, देखो b हमारे पास यहां पे 0 है तो प्योर a है, और जब यहां पे प्योर b है तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ a 0 होगा। अब जब मैं बोलूंगा कि प्योर b है, तो जब प्योर होता है तो उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी कि सारा का सारा, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, वेपर का हिस्सा, तो सारी की सारी वेपर a बना रहा है, यानी कि फ्रैक्शन विल बी 1, ठीक है ना। और सारी की सारी वेपर अगर b बना रहा है तो हमारे पास सारी की सारी वेपर, यहां पे सारी की सारी वेपर b बना रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। यहां पे सारी की सारी वेपर a बना रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। तो जब सारा का सारा a है तो b 0 और सारा का सारा b है तो a 0, यानी कि जब सारी की सारी वेपर ये बना रहे, तो ग्राफ को इस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, लाइक दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है ना। इस ग्राफ में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे b 0 है,
लेकिन ये ग्राफ जैसे 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 आगे जा रहा है, देखो बी कम होना, ए का बढ़ना होता है। तो जब ए है ज्यादा तो बी है कम, जब ए है मैक्सिमम तो बी है जीरो, और जब बी है मैक्सिमम तो ए है जीरो। आप समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट किया जाता है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ये वेपर जो बनेगी वो पी नॉट ए की बनेगी, तो ये यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, और सॉरी पी नॉट बी की बनेगी, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वेपर पी नॉट ए की बनेगी। तो ये ए की वेपर यानी कि वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, मैं ये ग्राफ समझा चुका हूं ऑलरेडी, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा। मल्टीपल टाइम अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ये इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राउल्फ लॉ एक्सप्लेन करो विद आइडियल सॉल्यूशन। अब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एक्सप्लेन करो। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो बच्चों, अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? डेफिनेटली जो आइडियल सॉल्यूशंस वाली कंडीशंस को फॉलो ना करें, राउल्फ लॉ को फॉलो ना करें, कंसंट्रेशन वैरी करने पे राउल्फ लॉ में बदलाव आए, राउल्फ लॉ की जो टोटल प्रेशर है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ना आए। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और एक शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना? इसको समझाता हूं मैं किस तरीके से। देखो अगर हम लोग बात करें, इनको मैंने एक पार्टीशन के थ्रू समझाना है सारा, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। एक साथ एनालिसिस, एक बार पॉजिटिव डेविएशन समझ लोगे तो नेगेटिव डेविएशन अपने आप आ जाएगा। तो जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर अच्छे से ध्यान से समझना। अभी थोड़ी देर पहले जो कांसेप्ट समझाए थे उन्हीं को इस्तेमाल करना है बार बार। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? पहली कंडीशन जो होगी ना वो ये होगी कि बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन will be greater than sum of the partial pressure of individual component. Sum of partial pressure of individual component. ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ग्रेटर देन का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ग्रेटर देन का मतलब है कि वेपर ज्यादा बनेगी। अगर वेपर बराबर बने, 50 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 50 सेंटीमीटर क्यूब की वेपर अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब बने तो आइडियल होगा। लेकिन अगर वेपर कितनी बने? 110 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन को 50 सेंटीमीटर क्यूब में मिलाया तो वेपर जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के बजाय 110 सेंटीमीटर क्यूब बन गई, या थोड़ी ज्यादा बन गई। तो इसका मतलब हमारे पास राउल्फ लॉ भी नहीं करेगा। ठीक है ना? और इसका मतलब ये हुआ कि वो डेविएशन कौन सा कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन की पहली कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन आपको सब समझ आएगा कि ऐसा क्यों होगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा तो डेल्टा मिक्सिंग V इज ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि वॉल्यूम विल इंक्रीज। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाएगा? डेफिनेटली होगा क्या कि मेन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो मैं यहां लिख रहा हूं, उसकी मदद से इसको समझाऊंगा, तो आपको उसको अच्छे से समझना है। और वो जो पॉइंट है ना वो सबसे आखिरी पॉइंट लिखा जाता है यूजुअली, वो 4th पॉइंट है। हम सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे 4th पॉइंट से। तो इसको देखो अच्छे से। अगर हम लोग बात करें, 4th पॉइंट ये कहता है कि बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन between AA and BB will be stronger than AB. इसका क्या मतलब है? देखो गौर से, मान लो कि मैंने A कंपोनेंट को और B कंपोनेंट को मिक्स किया है। मैं इसका एग्जांपल समझाने के लिए यहां थोड़ा सा ना स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूं, छोटा सा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और समझा रहा हूं। मान लो कि मेरे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब वेपर यहां बनती है, और मान लो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वेपर यहां बनती है। 50 सेंटीमीटर क्यूब वेपर बन रही है, राइट? 50 सेंटीमीटर क्यूब इन दोनों लिक्विड की, और जब मिक्स किया तो कितनी बननी चाहिए? बोलो बच्चों, आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर क्यूब बननी चाहिए।
लेकिन वेपर ज्यादा बन रही है, 110 सेंटीमीटर क्यूब बन रही है। सवाल है कि क्यों बन रही है? वेपर ज्यादा कब बनती है? मुझे सिंपल सी बात बताओ, इसके बॉन्ड ए के बॉन्ड है, इसके बॉन्ड बी के बॉन्ड है और इसके बॉन्ड ए बी के बॉन्ड है। तो मुझे बताओ वेपर इसकी ज्यादा कब बनेगी, ए बी की? ये वेपर ज्यादा कब बनेगी? जब बॉन्ड कमजोर होंगे या मजबूत होंगे? एक बार रिकॉल करो वेपर प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसको, वेपर प्रेशर वाले टॉपिक को जब रिकॉल करो, वहां क्या बताया था मैंने कि अगर बॉन्ड्स मजबूत हुए तो वेपर कम बनती है, क्योंकि बॉन्ड मजबूत हुए तो मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएंगे, वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन बॉन्ड कमजोर हुए तो वेपर ज्यादा बनेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बॉन्ड कमजोर होने चाहिए। बस ये स्टेटमेंट लिखा, देखो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी स्ट्रॉन्गर, इनके मजबूत होंगे और इसके कमजोर होंगे, इस वजह से ज्यादा वेपर बनाएगा और पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। उसका एग्जैक्टली उल्टा उस तरफ होगा कि अगर इन दोनों को मिलाने पे इसके बॉन्ड्स मजबूत बन गए तो वेपर कम बनेगी। तो फिर मैं वो वाला पॉइंट भी यहाँ लिख रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इसका पहला पॉइंट क्या आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ resultant solution, vapor pressure of resultant solution will be less than, vapor pressure of the resultant solution will be less than sum of partial pressure, sum of the partial pressure of individual component, partial pressure of individual component, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें राउट लॉ लगाएं, एक काम करें, इसको और मैथमेटिकल लेवल पे समझें। कैसे? अगर मैं बोलता हूं कि P टोटल इज इक्वल टू था P ऑफ A प्लस P ऑफ B, कब? जब आइडियल सॉल्यूशन था। लेकिन अगर वेपर ज्यादा बन रही है तो P टोटल ज्यादा आएगा, वेपर ज्यादा बन रही है ना तो P टोटल ज्यादा आएगा। और यहाँ पे अगर A और B को मिलाने पे वेपर ज्यादा बन रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर बॉन्ड्स मजबूत बन गए वेपर कम बनेगी तो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि P टोटल विल बी लेस देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B। राउट लॉ के थ्रू हमें पता है कि PA होता है P नॉट A एक्स A, तो फॉर्मूला क्या लगेगा कि P ऑफ A इज लेस देन या ग्रेटर देन, डेफिनेटली ग्रेटर देन, तो P ऑफ A इज ग्रेटर देन P नॉट A एक्स A एंड P ऑफ B इज ग्रेटर देन P नॉट P एक्स B। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो P टोटल क्या आएगा? P टोटल आएगा P नॉट A एक्स A, लेकिन इज इक्वल टू के बजाय क्या आएगा? ग्रेटर देन आएगा, P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट P एक्स B। समझ पा रहे हो? उधर चलें, उस तरफ चलें, इसी पॉइंट को नेगेटिव डेविएशन के साथ डिस्कस करें। तो मुझे बताओ कि फिर से समझो अच्छे से, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो जो दो कंपोनेंट मिलाए हैं वो ज्यादा वेपर बनाएंगे, और नेगेटिव डेविएशन होगा तो जो दो कंपोनेंट मिलाए हैं वो कम वेपर बनाएंगे। तो सेम पार्ट अगर डिस्कस किया जाए तो ये लेस देन आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, P ऑफ A इज लेस देन P नॉट A एक्स A, P ऑफ B इज लेस देन P नॉट B एक्स B। तो इसका मतलब P टोटल इज लेस देन P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। आप समझ पा रहे हैं? मैं पैरेलल दोनों को एक साथ क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक की हो जाएगी, दूसरा अपने आप पैरेलल चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? वेपर ज्यादा बन रही है। फिर से समझो, आइडियल सॉल्यूशन में 50 सेंटीमीटर क्यूब को 50 सेंटीमीटर क्यूब में मिलाया, ठीक है ना, और उनके ऊपर वेपर भी 50 सेंटीमीटर क्यूब थी, जो लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने। उसको मिलाने पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन की वेपर 100 सेंटीमीटर क्यूब बन गई। लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं हुए तो दो कंडीशन हो सकती है कि वेपर या तो 100 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो, तो वो सिचुएशन ये है। और मैं बता रहा हूं वेपर ज्यादा कब होगी? जब मिलाने पे इंटरेक्शन कमजोर हुए। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि जब दो कंपोनेंट को मिलाया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की वेपर जो है वो ज्यादा बनने की बजाय कम बनी, 110 की बजाय सिर्फ 90 सेंटीमीटर क्यूब बनी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो तभी होगा ना जब इनके बॉन्ड्स मजबूत होंगे। तो चौथा पॉइंट क्या लिखूं? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। बताओ जरा चौथा पॉइंट क्या लिखूं? इसका चौथा लिख रहा हूं, पहला और चौथा पॉइंट दोनों एक साथ समझा रहा हूं, दूसरा और तीसरा पॉइंट तो बहुत इजी है। तो बताओ चौथा पॉइंट क्या बनेगा बच्चों? चौथा पॉइंट बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन between AA and BB will be क्या होंगे? बताओ जरा। वेपर ज्यादा बन रही है कम बन रही है? वेपर कम बन रही है, नए इंटरेक्शन मजबूत होंगे
तो इसका मतलब ए एंड बी बी विल बी कमजोर, मतलब ए एंड बी बी विल बी वीकर देन ए बी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ ए बी, मतलब इसके इंटरेक्शन मजबूत है और इनके कमजोर है। तो जब इनके इंटरेक्शन कमजोर है, इसके मजबूत है, तो ये टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो नेगेटिव डेविएशन, वेपर कम बनी तो नेगेटिव डेविएशन, वेपर ज्यादा बनी तो पॉजिटिव डेविएशन। फिर से समझो, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप 100 में से 90 मार्क्स ले लोगे, आइडियल कंडीशन 100 में से 90 ले लोगे, लेकिन अगर आप 90 के बजाय 98 ले आए, पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन अगर आप 90 के बजाय 80 ही ला पाए, नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन इस बात पे डिपेंड करता है बेसिकली कि उसका रेफरेंस क्या लिया गया है, आइडियल लिया गया है। तो आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि ये एक्सप्रेशन में सब कुछ इक्वल होने चाहिए। रियल कंडीशन ये कहती है कि ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। आइडियल कंडीशन ये कहती है कि भाई 90 मार्क्स आने चाहिए, राइट, लेकिन रियल कंडीशन क्या कह रही है कि ज्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। क्या आपको कंसेप्ट समझ आया बहुत अच्छे से, राउट लो वाला, ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब हम क्या करें, ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, पहली कंडीशन और चौथी कंडीशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखो कंडीशन बताता हूं मैं कौन सी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि बेसिकली डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0। अब ये कब था, आइडियल सॉल्यूशन में। अब ये कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन। तो मुझे बताओ क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। आप बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे बढ़ा, अरे वॉल्यूम ऐसे बढ़ा कि जब ए बी के इंटरेक्शन कमजोर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, अभी जो डायग्राम बनाया था, तो ए बी का मतलब सॉल्यूशन बना, इंटरेक्शन कमजोर है। इंटरेक्शन कमजोर होने का मतलब क्या है, दूर दूर रहेंगे, ज्यादा वेपर बनेगी, तो वेपर का बनना इस वॉल्यूम का इंक्रीज होना, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा। तो इसका मतलब वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो। और उस तरफ आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, दूसरा पॉइंट कि वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा V हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 0। तो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, बॉन्ड मजबूत बन रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो उतनी वेपर नहीं बनेगी, इसका मतलब वॉल्यूम जो है कम होगा, यानी कि क्लोजनेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो डेल्टा V मिक्सिंग, ये डेल्टा मिक्सिंग V इज लेस देन 0, डेल्टा मिक्सिंग V इज लेस देन 0, यानी कि वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, आफ्टर मिक्सिंग, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा डेल्टा मिक्सिंग H इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। ग्रेटर देन 0 का मतलब बताओ, जब आइडियल सॉल्यूशन था तो ये नॉन थर्मिक था, ग्रेटर देन 0 का मतलब अब बताओ कि जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन या प्रोसेस क्या होती है, एंडोथर्मिक, यानी कि प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है ना। और अगर इसको बोलेंगे तीसरे पॉइंट को, तो आप बोलोगे कि डेल्टा मिक्सिंग H इज लेस देन 0, और आपको पता है डेल्टा लेस देन 0 होता है यानी कि नेगेटिव होता है, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब जब हीट एब्जॉर्ब हुई तभी तो ज्यादा वेपर बनी, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन आया, तो यहाँ वेपर ज्यादा बनी। और यहाँ हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको लिंकअप करके पढ़ोगे तभी आएगा। और जब 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अब जो मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दें। पॉजिटिव डेविएशन के लिए एसीटोन को इथेनॉल में मिक्स किया, मान लो कि मेरे पास ये कंपोनेंट जो है वो एसीटोन है और मैंने इसको इथेनॉल में मिक्स किया। इथेनॉल क्या होता है बताओ, इथेनॉल होता है बेसिकली H, या मैं कहूं कि H and then O and then R and then H and then O, H and then O and then R। टेक्निकली इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन जैसे ही एसीटोन आया तो एसीटोन के इनकॉर्पोरेट होने की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो उसने इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर दिया।
बेसिकली R का इथेनॉल का मतलब हमारे पास क्या है, C2H5OH है, यानी कि CH2CH3 इथेनॉल एंड देन CH2CH3। R का मतलब कोई भी अल्कोहल में एसीटोन डालोगे तो ऐसा होगा। तो अगर आप और से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपने इथेनॉल के सॉल्यूशन के अंदर एसीटोन मिलाया तो पहले बॉन्ड इसके थे मजबूत क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, लेकिन इसके आने की वजह से, इसके इनकॉर्पोरेशन की वजह से इनके बॉन्ड कमजोर पड़ गए। अब बॉन्ड कमजोर पड़े तो मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेगी कम बनेगी? ज्यादा बनेगी ना। तो एग्जांपल कहां लिखा है मैंने, पॉजिटिव डेविएशन में। इसका दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल देखते हैं, जो ये एग्जांपल एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। अब देखो हमारे पास, मान लो कि मैं क्या करता हूं कि बेसिकली एसीटोन ही लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O and CH3, लेकिन एसीटोन के साथ जो मिक्सअप कर रहा हूं वो क्लोरोफॉर्म मिक्स कर देता हूं। अब क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या है, कार्बन, NCl NCl एंड देन Cl। अब अगर मैं देखूं तो आपको पता चलेगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ये कार्बन है, इसके पर हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स क्लोरीन जुड़े हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, यहां कमी आएगी, हाइड्रोजन से खींचा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो हम क्या कहेंगे कि बेसिकली मजबूत बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब वेपर जो बनेंगी वो कम बनेंगी। तो इनकी वेपर ज्यादा बनेंगी क्योंकि एसीटोन के आने पे बॉन्ड कमजोर पड़े, और इनकी वेपर कम बनेंगी क्योंकि एसीटोन के आने पे नए बॉन्ड्स बने। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसके और भी फर्दर एग्जांपल है, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखो मुझे बताओ, ग्राफ जो बनेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन से ही बनेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आइडियल सॉल्यूशंस वाले ग्राफ कौन से हैं? आप बोलोगे सर आइडियल सॉल्यूशन वाले ग्राफ थे, बिल्कुल सीधे सीधे ग्राफ था। कैसे? आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ था सर ऐसे, लाइक दिस। आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ था सर ऐसे। y एक्सिस के ऊपर लिया था सर आपने वेपर प्रेशर, y एक्सिस के ऊपर सर आपने लिया था वेपर प्रेशर, x एक्सिस के ऊपर आपने लिया था मोल फ्रैक्शन, x एक्सिस के ऊपर आपने लिया था मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताओ कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर ज्यादा बनती है या कम बनती है? तो आप सारे, अब आपको अच्छे से पता चल गया कि वेपर ज्यादा बनती है, तो ज्यादा बनने का मतलब है कि ग्राफ ऐसा आएगा। समझ पा रहे हो? नेगेटिव डेविएशन में वेपर ज्यादा बनती है कम बनती है? तो आप बोलोगे सर वेपर कम बनती है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं इसमें इंडिविजुअल ग्राफ देखूं, मान लो कि मेरे पास ये प्योर A है, ये P0 A है और ये P0 B है, तो वही कंडीशन लगानी है, x of A is equals to 1 और x of B is equals to 0। यहाँ पे भी वही कंडीशन लगानी है, x of B is equals to 1 और x of A is equals to 0। तो याद है मैंने इंडिविजुअल ग्राफ भी प्लॉट किए थे, कैसे? लाइक दिस, ये ग्राफ था B का, लाइक दिस, ये ग्राफ था A का। याद आया कुछ? स्ट्रेट लाइंस हैं, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? और से देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इनकी भी वेपर बड़ी है ए और बी की, तो यस आप बोलोगे सर इनके ग्राफ भी ऐसे आएंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस, यानी कि सारे ग्राफ जो लाइन थे उनसे ऊपर उठ चुके हैं। अब नेगेटिव डेविएशन में अगर आप देखोगे ना, ध्यान रखना ये वाली जो लाइंस है ना, रेड वाली लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस है राइट नाउ, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस है। आइडियल सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइंस थी, ठीक है ना? ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है, लाइक दिस, यहां से यहां तक, लाइक दिस, यहां से यहां तक। वही हमारे पास x of A is equals to 1, x of A B is equals to 0, x of B is equals to 1, x of A is equals to 0। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हो? इसका मतलब ये जो है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये P0 B है। ये जो ये है ये क्या है? आप बोलोगे सर ये P0 A है, प्योर कंडीशन में है। और नेगेटिव डेविएशन की वजह से ग्राफ में वेपर कम बनती है, तो इसकी भी वेपर कम बनेगी। जो ब्लैक ग्राफ है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट का ग्राफ है, तो वेपर कम बन रही है और इस तरीके के हालात डेवलप हो रहे हैं। तो जो रेड वाले ग्राफ हैं, अगर इन डायग्राम्स में देखोगे तो वो सारे के सारे आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ हैं, और जो ब्लू या ब्लैक वाले ग्राफ हैं, ब्लू वाले ग्राफ जो है वो बेसिकली ओवरऑल सॉल्यूशन के ग्राफ हैं, और जो ब्लैक वाले ग्राफ है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के ग्राफ हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? तो आपको समझ आएगा कि आइडियल सॉल्यूशंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइंस हैं और जो रियल सॉल्यूशंस हैं उनके ग्राफ कर्व्स हैं, इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन के और इस तरीके से ऊपर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन के। आपको समझ आई ये बात? तो ये आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, आप इनको फॉलो करें, एग्जांपल्स को याद रहेगा। आप बस खाली इनके फर्दर एग्जांपल्स लिखने हैं, उनको ऐड ऑन कर देते हैं हम इनके अंदर, ठीक है ना? तो बच्चों अब हम पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में एक एग्जांपल तो ये है कि एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मेरे पास एसीटोन
एसीटोन प्लस अगर कार्बन डाइसल्फाइड आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से मेरे पास एसीटोन प्लस बेंजीन आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से CCl4 प्लस बेंजीन आ जाए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। और इसी तरीके से CCl4 प्लस टोलुइन आ जाए, ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे स्पेसिफिकली इन एग्जांपल्स के अंदर। ये एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जांपल्स जो है ना इनको मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि ये एग्जांपल्स बेसिकली एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, तो आपको इनको फॉलो अप करना है। इसी तरीके से अब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल क्या बना? नेगेटिव डेविएशन का पहला एग्जांपल बना एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नेगेटिव डेविएशन का दूसरा एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में है वो है हमारे पास एनिलीन प्लस फिनॉल। ये है फिनॉल और उसके साथ एनिलीन को मिक्स कर दो, एनिलीन प्लस फिनॉल। इसी तरीके से HCl प्लस वाटर, इसी तरीके से HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास और एग्जांपल्स हैं एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 होता है और इसी तरीके से एनिलीन होता है हमारे पास ये एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस पायरिडीन C5H5N एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास होगा क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, also chloroform plus diethyl ether, chloroform plus diethyl ether, diethyl ether, diethyl का मतलब एक इथाइल इधर एक इथाइल इधर, diethyl ether। तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है क्या? पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। तो बच्चों अब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पढ़ लेते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे किसी फिक्स्ड रेशियो में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेशियो फिक्स होता है, किसी फिक्स्ड रेशियो में दो कंपोनेंट को मिक्स करो और जब आप उनको बॉइल करो तो दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने के बाद भी वो एक साथ बॉइल हो जाए। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास है C2H5OH, डेफिनेटली इथेनॉल बोलेंगे हम इसको, तो इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है ना। इथेनॉल वाटर में अगर ये 95.6 ले लें, ठीक है ना, और अप्रॉक्सीमेटली 4.4% ले लें, ठीक है ना। तो 95.6 और अप्रॉक्सीमेटली 4.4 दोनों को अगर मिक्सअप कर लो तो हमारे पास क्या क्या है? इस पर्टिकुलर रेशियो पे अगर इथेनॉल और वाटर को अगर आप बॉईल करोगे तो पता है कैसे बॉईल होता है? ऐसे बॉईल होता है जैसे प्योर सॉल्वेंट की तरह ऊपर जा रहा है। मतलब कायदे से तो इथेनॉल पहले बॉईल होना चाहिए क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कायदे से तो ये पॉइंट पहले बॉईल होना चाहिए और थोड़ी देर के बाद इसको बॉईल होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। लेकिन पहले इथेनॉल और बाद में ये बॉईल होने के बजाय दोनों एक ही साथ ऊपर जाते हैं। जब आप उनको ठंडा करते हो तो ये ऐसे डिस्टिल होते हैं जैसे कि प्योर सॉल्वेंट हो। तो इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। इसका मतलब आप बोलोगे सर फिर इनको बॉईल करने के बाद सेपरेट नहीं किया जा सकता, या सर इवेपोरेशन से या डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली इनको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो दीज आर एजियोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या लिखोगे? दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट ए फिक्स्ड रेशियो। अब आप बोलोगे सर अगर इसके अलावा कोई रेशियो लेंगे तो क्या होगा? तो जैसे ही अगर आप इस रेशियो के अलावा कोई रेशियो ले लोगे तो फिर ये सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि फिक्स्ड रेशियो के ऊपर ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ये सॉल्यूशन से वेपर भी सेम पॉइंट पे बनाएंगे, जैसे कि इन दोनों की वेपर बनती है 351.15 केल्विन के ऊपर, दोनों इवेपोरेट होते हैं
और दोनों जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर वापस डिस्टिल भी हो जाते हैं अगर टेम्परेचर डाउन करते हैं तो। समझ आया? अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये कौन से सोल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर ये सोल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन वाले। पढ़ाया ना इथेनॉल प्लस वाटर इज पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की सोल्यूशन के लिए अगर ग्राफ देखेंगे एजियोट्रॉप में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक दिस। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर ज्यादा बनती है कम बनती है, तो आप बोलोगे सर वो हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर ज्यादा बनती है। और अगर वेपर ज्यादा बनती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम वेपर बनेगी, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप माने जाते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेपर बन रही है। आपको पता है ना कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन देखते हैं तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स रिलेशन में आते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर घटता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर मेरे पास पेट्रोल है, मुझे बताओ पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इसका मतलब ज्यादा वेपर बनाएगा। तो इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो वेपर ज्यादा बनाएगा, और जिसकी वेपर कम बन रही है, वाटर की वेपर कम बन रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब ऐसे एजियोट्रॉप जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बॉइल होकर मैक्सिमम वेपर प्रेशर बना दे। ठीक है, इसका दूसरा काउंटर पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। ये क्वेश्चन रिसेंटली ही नीट में भी पूछा गया है, रिसेंटली नीट में ही पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 2018-19 के अंदर तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली नीट में, और प्लस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली एजियोट्रॉप डेफिनेशन इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है ना? तो नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, अगर मैं 68% नाइट्रिक एसिड ले लूं, ठीक है ना, और अगर मैं डेफिनेटली बचा हुआ 32% वाटर ले लूं, तो ये दोनों एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 395.5 केल्विन के ऊपर बॉइल होते हैं। तो इसका मतलब ये इस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉइल भी ऐसे होंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन। जो रेशियो ये था, ये फर्मेंटेशन से मिलता है। ये जो एजियोट्रॉप है फर्मेंटेशन के दौरान जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का एंड प्रोडक्ट है ये, और ये बेसिकली किसी प्रोसेस के दौरान ये भी बनाया गया था, तो वहां सेपरेट आउट नहीं हो रहे थे, तो फिर स्टडी किया गया तो पता चला कि तो एजियोट्रॉप है। तो यानी कि नाइट्रिक एसिड और वाटर 68% और 32% के रेशियो में अगर लिए जाएं तो बेसिकली 395.9 या 395.5 ही दिया हुआ किसी किसी बुक के अंदर केल्विन के ऊपर, ये प्योर सॉल्वेंट की तरह इवेपोरेट होते हैं और डिस्टिल भी प्योर सॉल्वेंट की तरह होते हैं। अब आप मुझे बताओ ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन है? तो आप बोलोगे सर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है तो इसका मतलब मुझे बताओ कि जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? बाकी तो आपको पता ही है ना, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है ना, और वो x ऑफ a इज इक्वल टू 1 है, x ऑफ b इज इक्वल टू 1 है, वो सारा हमें आता है ऑलरेडी, है ना, तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा नेगेटिव डेविएशन में, तो ग्राफ में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होती है, आपको बहुत अच्छे से याद है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैंने इस लेक्चर के अंदर। तो मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर कम बनी तो ये मिनिमम वेपर प्रेशर बनी, और आपको पता है कि वेपर प्रेशर अगर मिनिमम बनेगा, वेपर मिनिमम बनेगी, तो जिसका वेपर कम बनेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इनको क्या कहा जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जहां मिनिमम वेपर प्रेशर बनती है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ, अगर वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, तो इस तरीके से आएगा ग्राफ। ठीक है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, सॉरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे इसी का बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करूं तो आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसा आएगा, लाइक दिस। जहां जिस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेपर प्रेशर है उस पॉइंट के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, या वाई एक्सिस पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ले लूं तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आएगा। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट ले लूं, वेपर प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट ले लूं, तो ग्राफ इस तरीके से नीचे आएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर का ग्राफ है वो ऑपोजिट तरीके से काम करता है। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। तो एक बार और बताता हूं आप लोगों को, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, दे बॉइल्स लाइक अ प्योर सॉल्वेंट एंड आल्सो डिस्टिल्स लाइक अ प्योर सॉल्वेंट। याद रहेगा?